हेलो। जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस सीट पे लगातार आशीष सर जो पॉडकास्ट करते थे, भैया आशीष भैया ही बैठते हैं। आप देख रहे होंगे कि आज इस कुर्सी पे अदला बदली हुई है। ऐसे मत कर। होगा। इंदो टॉक के फैंस को सभी के लिए नमस्कार। और इतनी तेज नहीं, वो कैमरा खड़ा है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो रिकॉर्ड करेगा जितनी देर में ही बोलेगा। तो चलो चालू करो प्लीज। इंदो टॉक के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कट मतलब ऐसे लगना चाहिए तभी तो समझ में आएगा। तो इंट्रो तो चेंज हो जाएगा बाद में। कट। वो जवाब तभी दे पाएंगे जब उनके वैसे सवाल होंगे। तो आज के सवाल मेरे होंगे और जवाब उनके होंगे, ऐसा। और आशीष सर उस सभी चीज़ों का आंसर दे कि आने वाले फ्यूचर में इंदो टॉक आप सभी के लिए क्या क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है। फिर आशीष सर नहीं बोलना है, फिर शायद, एक तो तूने बोला शायद मैं होस्ट करूं, तो इसलिए टीम ने बोला, इसलिए मैं ये होस्ट कर रहा हूँ। इंदो टॉक के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं आप देख। मैं भाग क्यों रहा है? मैं वही तो बोला हूँ, तो भागे मत। A few moments later. रुको, अतुल से इंट्रो नहीं हो रहा था तो ये इंट्रो मैं कर देता हूँ। इंदौर टॉक के सभी फैंस को हमारा नमस्कार। और क्या है कि ये जो 2025 का साल है और 2025 का ये पहला पॉडकास्ट है। तो हो क्या रहा था कि 2025 के लिए हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं। और प्लान्स कैसे हैं कि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे जवाब हैं, इतने सारे डिलीवरेबल्स हैं कि वो जब तक कोई मुझसे पूछेगा नहीं मैं बता नहीं पाऊँगा। और टीम ने सबने ये बोला कि सर आपको बताना है ये सारे आंसर्स, तो उसके लिए आपको एक पॉडकास्ट करना होगा। क्योंकि होता क्या है कि छोटी छोटी रील्स में हम सिर्फ छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन ही पहुंचा पाते हैं। तो अब आंसर्स मुझे करने, तो सवाल करने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो अतुल ने डिसाइड किया कि उस सीट पे आज अतुल होगा, जैसे आप देख ही पा रहे हैं, और इस सीट पे मैं रहूँगा। क्योंकि हमें आज सिर्फ आपसे बात करनी है और आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करनी है जो 2025 में हम लोगों ने इंदौर टॉक मीडिया नेटवर्क के लिए सोच रखी हैं। और ये तभी हो पाएगा जब हमारे इंदौर टॉक के फैंस जो एग्जिस्टिंग हैं और जो नए हम बनाने वाले हैं उनका हमें सहयोग होगा। तो अतुल जी अब शुरुआत करें आप इस पॉडकास्ट की। थैंक यू आशीष भाई इंट्रोडक्शन के लिए। ऑन द स्क्रीन तो इंदौर टॉक ने सभी लोगों को देखा है, सभी मेंबर्स को भी जानते हैं, और ऑन स्क्रीन जैसे हम कंटेंट क्रिएट करते हैं वो सभी लोगों को दिखता है। बट बिहाइंड द सीन्स इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इसके पहले इंदौर टॉक से के पहले आप क्या करते थे, या आपकी फील्ड में, इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे जागा कि आपको इंदौर टॉक खड़े करने की ज़रूरत पड़ी, और आप बैक में पीछे क्या करते थे, आपके प्रीवियस क्या चीज़ें रही है, वो शायद इंदौर टॉक के दोस्तों को, फैंस को पता होना चाहिए। इसलिए मेरे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि इसके जर्नी के पहले इंदौर टॉक में आपकी पर्सनल लाइफ कैसे थी और आप वर्किंग में क्या चीज़ें करते थे। अब जर्नी की तो बात कैसी है अतुल, बहुत सारे लोगों को जर्नी पता भी है, क्योंकि इंदौर टॉक से लगभग जो लोग जुड़े हैं वो भी अब 6 साल से जुड़े हैं। और मुझे खुशी है कि वो जो 6 साल से लोग जुड़े हैं वो एकदम आज भी जुड़े हैं, डिस्कनेक्टेड नहीं है, और उन्हें हमारे बारे में वो सारी चीज़ें लगभग पता हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए। रही बात जर्नी की, तो जर्नी कैसी है, अपनी दोनों की जर्नी सेम ही है। हाँ, मैं थोड़ा तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, तो बट ऑब्वियस मुझे ज़्यादा कुछ देखने को मिला और ज़्यादा कुछ करने को मिला। तो जर्नी हमारी वही दोनों की चाल से ही शुरू होती है, सोमनाथ की जूनी चाल, और हम प्राउडली कहते हैं कि हम दोनों चाल बॉय हैं और आज ये काम कर रहे हैं इंदौर के लिए। तो जर्नी चाल से शुरू हुई। तुम्हें जैसे पता हो, तो तुम छोटे थे तो इसलिए बहुत सी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो 1992 में ZTV आया था, मतलब पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री में आने की शुरुआत तो वहीं से हुई है। उसके पहले की जर्नी वही रहती है जो एक नॉर्मल बच्चे की थी, घर से स्कूल, स्कूल से घर, फ्रेंड्स के साथ खेलना, दैट्स इट। पर 1992 में, और ये भी पता होगा तुम्हें कि पापा ऑटो ड्राइवर थे, तो बस वो सब चलता रहता था। तो 1992 में पापा के एक फ्रेंड मिले पापा को, जिनको हम राजू अंकल के नाम से जानते हैं, और वो केबल चलाते थे। तो 1992 में केबल आई और ZTV का पहला एक सैटेलाइट चैनल आया था, तो वो तो चला ही रहे थे। तो
उनसे केबल हम लोगों ने अपने घर पे मंगवाई कि भाई आप देखते हैं, आप भी हमें भी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यार आप ही क्यों नहीं इस एरिया के केबल ऑपरेटर बन जाते हैं। तो 1992 या 93 में एक वो जो चैनल था ZTV, हमने उसको ढूंढने से शुरुआत की, अपनी छत पे डिश एंटीना और वो सब लगा के। उसके पहले केबल होती ही नहीं थी, और वहीं से इस पर्टिकुलरली इंडस्ट्री में आना हुआ कि जो 92 में ZTV आया, हमने उसे ढूंढा, हमने अपने पहले तो खुद ने देखना शुरू किया, फिर आसपास एज अ केबल कनेक्शन वो सबको दिया। फिर उसके बाद MSO सिस्टम आया, कोकोस आया, केबल ऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे केबल ऑपरेटरों ने मिलके रिसोर्सेज शेयर की और एक नेटवर्क बनाया कि जहाँ पहले कोई व्यक्ति एक ही चैनल दिखा पा रहा था, उन्होंने और पैसा डाल के कि अब मल्टीपल चैनल एक साथ दिखा पाएँ। उस टाइम VHS का ज़माना था, जो वीडियो कैसेट्स चलती थी, मूवीज़ नहीं देख पाते थे लोग, थिएटर के अलावा और कोई एंटरटेनमेंट का मीडियम हुआ नहीं करता था। आज तो आपके पास OTT है, सोशल मीडिया है, मतलब n नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। लेकिन उस टाइम केवल और केवल दूरदर्शन हुआ करता था या तो केबल टीवी होती थी। अगर हम ऑडियो वीडियो की बात करें तो सब ने मिल के एक कोकोस करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उसके बाद OTG हुआ, CTV आई, राज एक्सप्रेस, डिजी केबल, सिटी केबल, HBTV, बहुत सारे ऐसे MSOs आए। और केबल से फिर चूँकि इंटरेस्ट जागने लगा था तो एक MSO में काम किया जो राज एक्सप्रेस था उस टाइम। फिर वो लगभग 1.5-2 महीने बाद डिजी केबल हुआ, तो 6 साल उसी में पूरा काम किया। और लास्ट जो जॉब किया था वो किया था सिटी केबल में। तो सिटी केबल में एज अ कंट्रोल रूम कोऑर्डिनेटर मैं रिटायर हुआ, मतलब रिटायर इन द सेंस जॉब को छोड़ा मैंने और स्टार्ट किया था एज अ कंट्रोल रूम ऑपरेटर, जहाँ पर हमें चैनल की मॉनिटरिंग करना होती थी कि इस चैनल पे जो जो मूवीज़ दिखाई जा रही हैं, जो भी कंटेंट चल रहा है वो प्रॉपर फ्री फ्लो चल रहा है, अटक तो नहीं रहा है या कोई इश्यूज़ तो नहीं है। तो हम बस उसको वॉच करते थे। तो ऐसे करके हमारे 6 ऑपरेटर एक कंट्रोल रूम में होते थे, तो उन 6 में से मैं एक होता था। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा फैंस के लिए कि मैंने शुरुआत से देखा ही आशीष भैया कैसे काम करते थे। अपने काम के लिए बहुत डेडिकेशन था और बहुत डेडिकेशन के साथ में जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ में करते थे वो हमेशा उसको आउटपुट के साथ में उस चीज़ें करते थे। जैसे जब मैं ऑफिसेस में जाता भी था आपके, तो मैं देखता था कि पूरा प्री प्लान्ड और पूरा वर्क फ्लो पूरा डिसाइडेड रहता था। शायद वो अपने को फादर के थ्रू भी मिला है। और जैसा हम अपने चैनल पे 2 नंबर का एक चैनल चलाते जो 2 नंबर पे आता था, लोकल चैनल होता था, जो लोकल चैनल एक MSO पे रहता था, जिसकी पूरी वर्क फ्लो आप टाइम टू टाइम किस कंटेंट पे कौन से टाइम पे क्या कंटेंट जाना चाहिए वो डिलीवर करते थे। जिससे क्या होता था कि यूजर्स जो व्यूअर्स है वो कनेक्टेड रहते थे और एक वो लाइवली फील करते थे और एक अच्छा कंटेंट उनको डिलीवर होता था। तो वही शायद जो अब हम इंदौर टॉक पे कर रहे हैं कि हम एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट लोगों के सामने बेहतर दे पा रहे हैं। और वो कंटेंट की ज्ञान या कंटेंट की नॉलेज हमको शायद वो शुरुआत से ही मिली है। कंटेंट का नॉलेज मैं बोलूँगा वो मिला पापा से, क्योंकि पापा का कैसा है ना, वो ऑटो ड्राइवर होते हुए भी उस ज़माने में उन्होंने अपनी ऑटो में, अगर याद हो तो तुम्हें, कि टेप रिकॉर्डर लगवा रखा था और वो उसमें गाने सुनते थे। मतलब वो बोलते ना, हमारी रगों में जैसे हमारे पापा का खून दौड़ता है वैसे हमारी रगों में कंटेंट भी दौड़ता है। तो वहीं से वो कंटेंट की शुरुआत हुई। देखा उनको भी, और पापा की लाइफ बड़ी शुरू से सिस्टमेटिक रही। जब उन्होंने काम किया तो भाई ऑटो भी सिस्टमेटिक, एकदम वेल मेंटेन। फिर उनका जो सिस्टम था ऑटो चलाने का वो भी मेंटेन। फिर केबल उन्होंने शुरू की वो भी मेंटेन। उसके बाद जो जो चीज़ें उन्होंने सिस्टमेटिक करते गए और वही सिस्टम उन्होंने मुझे सिखाया। मतलब मैं बोलूँगा कि मेरे पहले अगर गुरु हैं वो इस फील्ड के तो पापा ही हैं, क्योंकि उन्हीं से ही सब कुछ सीखा है। तो वो जो सिस्टमेटिक अप्रोच उनकी, भले ही वो 8th पास हैं लेकिन उनके पास जो नॉलेज है वो किसी MBA से कम नहीं है। तो उन्होंने वो जो सिस्टम्स बनाए थे, वो जो प्रोसेस बनाई थी, वही बस हम सीखते गए। और वही प्रोसेस सीख के जब मैंने नौकरी शुरू किया, जब जॉब में आया मैं, वो प्रोसेस हम लोगों ने कंपनी में अप्लाई किया और उसका फ़ायदा हमको आज तक मिलता है। तो बोलते हैं ना कि जो बचपन में आपका जैसा मन हो गया वैसे ही आपकी अप्रोच हो जाती है, वैसे ही काम करने का वैसा तरीका डेवलप हो जाता है। तो उसके लिए थैंक यू पापा। तो पापा से सीखा और अब ये हम कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि आने वाली जनरेशन्स को भी हम ये सिखा पाएँ कि कैसे किसी चीज़ को फ्री फ्लो करना है तो एक सिस्टमेटिक वे में करें। तो फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्मेशन जैसे इंटरेस्ट कहाँ से जागा आशीष भैया को ये सब चीज़ें करने के लिए और एक प्रोफेशनल वे में वो कैसे आगे बढ़े, आपको शायद इस कन्वर्सेशन से पता चला ही होगा। लेकिन मैं जानना चाहूँगी जो इंटरेस्ट जाने के बाद में जो प्रोफेशनल लाइफ आपकी स्टार्ट हुई,
तो ये प्रोफेशनल लाइफ में आपने एमएसओ ही क्यों चूज़ किया कि मुझे एमएसओ में वर्किंग करना था, और उसके बाद में जो एमएसओ से हम इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटली शिफ्ट हुए तो डिजिटली ही क्यों हमने आप चूज़ करा? इसके अलावा भी बहुत सारे मीडिया कंपनीज थे या मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अपन देख सकते हैं, तो एक इंटरेस्ट सिर्फ डिजिटली पे क्यों गया, वो थोड़ा सा आप बताएं। जैसा आपने बात करी कि इस इंडस्ट्री में आना कैसा हुआ, तो अभी मैंने लास्ट एक कुछ पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने कुछ 5 वर्ड्स के बारे में बात की थी। वो हालांकि उसमें से वो 5 वर्ड मैं 2 तो मानता था, लेकिन 3 मुझे पता ही नहीं थे। वो 3 अभी लगभग मुझे उन 3 साल में पता करें, जब एक पूरा एक लंबा एक स्ट्रगल देखा। तो वो 5 वर्ड थे डेस्टिनी, वो 5 वर्ड्स में से एक वर्ड था पॉजिटिव माइंडसेट, सेल्फ बिलीफ, मैनिफेस्टेशन और एक यूनिवर्स। तो मैं ये जो मानता हूँ कि जो डिजिटल में मेरा आना हुआ वो मेरी डेस्टिनी का पार्ट है। मतलब मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हम ये करेंगे, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट देन अगेन मैं पापा को देता हूँ कि पापा ने कभी भी हमें ना तुम्हें ना कभी डॉक्टर बनाना चाहा, ना कभी इंजीनियर बनाना चाहा, ना उन्होंने बोला MBA करो। उन्होंने छोड़ रखा था तुम्हें जो करना है वो करो, और हम वो करते गए। और कुछ लिखा है अगर कहीं पे, हो सकता है हमें वो एक प्लेटफॉर्म देना लिखा था जिसकी ज़रूरत आज तो लोगों को नहीं समझ आ रही है कि वो इंदौर टॉक ऐप क्या ही कर लेगा आज आके। हो सकता है वो 5 साल बाद लोगों को समझ में आए, क्योंकि फेसबुक भी कभी हुआ नहीं था लेकिन है, और अब डाउनफॉल पे। इंस्टाग्राम भी कभी हुआ नहीं था लेकिन अब है, लेकिन वो भी सैचुरेशन पे आएगा। वैसे ही इंदौर टॉक ऐप का भी है, हमें नहीं पता, हो सकता है इंदौर को हमें सर्व करना था, इंदौर के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ बनाना थी जो लोगों के काम आएगी आगे चल के, क्योंकि जिस हिसाब से इंदौर बढ़ रहा है एक ज़रूरत तो है उस इंफॉर्मेशन सेंटर की जहाँ पर सब कुछ मिल जाए। तो बस झुकाव जो बढ़ा वो वहीं से बढ़ा कि भाई केबल चलती थी, तो केबल एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम था, केबल में काम करते गए। अब केबल में चूँकि केबल ऑपरेटर हम थे तो अब क्या ही काम होगा उसमें, एक लिमिटेड काम। अब उसका जो सेकंड स्टेज होता है वो MSOs होता है, एक लेवल अप जाना है। तो जैसे आप कंपनी में भी एक अप जाना है तो आपको अलग अलग चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ती हैं। तो वैसे MSOs में गए, MSOs में फिर जो चीज़ें सीखी वो नेक्स्ट लेवल थी। उसमें हालांकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी मिली कि चलो भाई मुंबई चले जाओ आप, एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा आपको वहाँ। तो शुरू से पता ही है हम दोनों होम सिक हैं, घर छोड़ के कहीं जाना ही नहीं है हमें, इंदौर छोड़ के कहीं जाना नहीं है। तो वहाँ से जब वो MSOs से जो चीज़ सीखी, तो 2013 की बात है। फेसबुक हालांकि बहुत पहले आ गया था, उसके पहले ऑर्कुट और वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आके चले गए थे। बट जो फेसबुक और ऑर्कुट या उसके पहले के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो फ़र्क था ना, कि ऑर्कुट और वो सब जो माने ना, तो वो सिर्फ एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म थे। लेकिन जो फेसबुक आया उसने उसको मल्टीमीडिया का भी एक रूप दिया, और हम शुरू से मल्टीमीडिया इंडस्ट्री में ही काम कर रहे थे, मतलब ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, कंटेंट। तो जो फेसबुक ने उसको रूप दिया तो मेरा अट्रैक्शन बट ऑब्वियस कंटेंट से हूँ और मीडिया से हूँ तो बढ़ना ही था। उसमें ऑप्शन लिबर्टी मिल गई थी कि हम मल्टीपल और प्लेटफॉर्म कैसा था कि उसमें कोई बोलेंगे ना एक खर्चा नहीं है, टेक्नोलॉजी रेडी है, आपको अब सिर्फ उसमें मेहनत करना है, आपको अपने आइडियाज़ डालने हैं, आपको उन आइडियाज़ के बेसिस पे आप एक नया प्रोडक्ट बना सकते हो। तो बस वहीं से वो डिजिटल की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और जैसा पता ही है तुम्हें कि सपना था कि हमारे घर में एक तो क्या है, किसी ने नौकरी की नहीं है, पापा ने नहीं की, ठीक है, 2 ऑटो ड्राइवर थे वो, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड थे, उनके मन के हिसाब से काम करते थे वो। चाचा ने नहीं की, बड़े पापा ने की। तो शुरू से सपना यही था कि जो भी करेंगे अपना ही करेंगे। और लेकिन काम कुछ भी करने के पहले एक नॉलेज लेना ज़रूरी होता है। जैसे आज की फील्ड में हम देख रहे हैं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट कर लेता है किसी को देख के, या कुछ भी इन्फ्लुएंसर बन जाता है, या कुछ भी करने लगता है अब, बट उसने उसकी ट्रेनिंग कभी नहीं ली है, या उसे उसका भी नहीं पता होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। अब मुझे अपनी पढ़ाई करने का कोई शौक़ नहीं है। मैं शायद 9 या 10 साल का था तब से इंडस्ट्री में हूँ, और आज 31 साल का हूँ मैं, मतलब 31 साल बाद मैं 41 साल का हूँ। तो अब जाके मैं उस पॉडकास्ट सीट पे, इस वाली सीट पे आया तो पूरा समझा कंटेंट को, कंटेंट होता क्या है, कंटेंट कैसे बनाना चाहिए और कंटेंट क्यों बनाना चाहिए। जस्ट हम सिर्फ बना के लाइक्स व्यू के चक्कर में हम डेटा भरते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है वो डेटा। एक तो हम अननेसेसरी की कॉस्ट इंकर कर रहे हैं, एनवायरनमेंट का हार्म कर रहे हैं। तो मोटिव ये था कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो लोगों के काम में आए। एंटरटेनमेंट तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन हमारा जो फोकस था कि हमें यार उस चीज़ को इन्फोटेनमेंट में लाना है,
कि वो जो हम कंटेंट बनाएं या जो हम डिजिटल के तौर पे एक डिजिटल मीडिया के तौर पे कुछ अगर सर्व करने जाएं तो लोगों की लाइफ में वो वैल्यू ऐड करें। तो वही थॉट था कि सिटी को कुछ देना था, इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपीरियंस हो गया था, डिजिटल उस टाइम नया नया आया था, तो दोनों को मिला के एक डिजिटल मीडिया बन गया। और डिजिटल मीडिया से शुरुआत जो हमने की वो तुम्हें भी पता है कि 2013 में हमने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की। तब तक भी हमें इंदौर टॉक का कुछ पता नहीं था कि इंदौर टॉक होगा कि नहीं होगा। राइट। तो एक बिज़नेस शुरू किया क्योंकि हमारा पहला एम था बिज़नेस शुरू करना। तो बस चलते गए। बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंस 3 चीज़ या 3 पिलर्स हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है उस चीज़ का। आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। सेकेंडली, जैसे फैमिली में ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है, अपने जो भी करना चाहे हम ओपनली कर सकते हैं। सेकेंड, एक टीम वर्क होता है जो एक टीम को रख के एक अच्छे मुकाम पे अपने बिजनेस की ग्रोथ करता है। थर्डली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में चाहूँगा कि सेकंड होना चाहिए, वो होता है एक फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। तो अपने बीच में, जैसे मैं तो जानता ही हो, शायद फ्रेंड्स भी कुछ लोग जानते ही होंगे जो पहले से इंदौर टॉक से जुड़े हो, जो नए नए जुड़े हो शायद न जानते हो। तो सनील भैया जो हमारे फ्रेंड थे, हमारे सपोर्ट सिस्टम थे, आप बोल सकते हैं कि एक मेन पिलर थे इंदौर टॉक के। तो उनसे कैसे आपसे कनेक्ट हुआ और वो कैसे आपसे कनेक्टेड थे जिसके थ्रू वो इंदौर टॉक की नींव ही उन्होंने रखी, तो उनके बारे में, फैंस के बारे में को बताइए सर। तो इसके पहले सनील पे जाएं क्योंकि सनील का तो कैसा है, वो चैप्टर बहुत बड़ा है और वो थे नहीं, वो हैं। मैं ये मान के काम करता हूँ आज भी कि थे तो क्या है, भूलने के लिए हमें कुछ नहीं लगता, हम बहुत आसानी से सारी चीज़ें भूल सकते हैं, लेकिन उसको रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि जब एंटरप्रेन्योर बनने की हर कोई सोचता है, लेकिन कभी भी क्या होता है ना, अपना काम सिर्फ अकेले नहीं किया जा सकता, अकेले नौकरी ही की जा सकती है, जो मैं मानता हूँ। तो वो था कि भाई मुझे कोई चाहिए जो मेरे सपने को पूरा करेगा। तो मैं रुका रहा 6 साल, और जैसे ही तुम्हारी MBA कंप्लीट हुई मैंने रिज़ाइन डाल दिया। तो सबसे पहले तो शुरुआत हम दोनों ने की कि भाई, क्योंकि मैं जानता था कि अगर एक कंपनी बनाना है तो हमको एक सेकंड पिलर चाहिए। मतलब बोलते हैं ना, 2 व्हीलर भी 2 पहिए पे ही चलेगी, या हम चलते भी है तो हम 2 पैरों पे ही चलते हैं, तो एक पैर से हम कितने ही चल लेते। तो जब तुमने कॉलेज छोड़ा या तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो हमने फिर एक ये जॉब शुरू करी। डिजिटली हम 17 तक कर ही रहे थे। अब जो सनील वाली मुलाकात है, वो बोलते हैं ना, फिर वही, मैं तो हर चीज़ को डेस्टिनी ही मानता हूँ, और लिखा है कुछ तो वो हो रहा है। हाँ, हालांकि एक ऐसा चैप्टर हुआ जो शायद वो क्यों लिखा गया वो मुझे आज तक भी नहीं समझ में आता है कि वो चैप्टर नहीं लिखा होना था हमारी इस स्टोरी में। तो उससे मिलना मेरा 2013 में हुआ, जब मैं सिटी केबल में था। मतलब 12 में हुआ, 13 में तो मैंने सिटी केबल छोड़ दिया था, तो 12 में मिलना हुआ। वो न्यूज़ डिपार्टमेंट में काम करता था एज आ एडिटर, मैं अपना प्रोडक्शन में पूरा प्रोडक्शन देखता था। पर बोलते हैं मिलना था तो मिल लिए। तो वैसे ही एक मुलाकात हुई, और वैसे ही जैसे एक नॉर्मल फ्रेंडशिप शुरू होती वैसे ही एक नॉर्मल फ्रेंडशिप शुरू हुई। अब क्योंकि उसका भी पैशन कंटेंट था, मेरा भी पैशन कंटेंट था, और जितना सिस्टमेटिक मैं काम करता हूँ उतना ही सिस्टमेटिक वही होता है। कंटेंट में एक सबसे बड़ी बोलेंगे मुश्किल भी है और एक सहूलियत भी है। कंटेंट में होता है क्या है, जब हम कुछ बनाने बैठते हैं तो वो विजुअलाइजेशन सिर्फ आपके पास होता है। मतलब आप किसी को बता ही नहीं सकते हो कि यार मुझे ये आउटपुट चाहिए। लेकिन हमारे साथ ये अच्छी बात रहेगी, सनील और मेरे में जो मैंने सोचा वो उसने किया, और जो उसने सोचा वो मैंने किया। मतलब वो बोलते हैं ना, एक कनेक्शन जो होता है, एक वो मेंटल लेवल पे कनेक्शन, या बोलेंगे कि जो चीज़ बिना बोले भी समझी जा सकती है, वो एक कनेक्शन था। फ्रेंडशिप की अगर बात करें तो हमारी फ्रेंडशिप को जब हम जॉब में थे तो बहुत लोगों ने तोड़ने की भी कोशिश की। मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए, या हम दोनों क्यों साथ में रह रहे हैं, हम दोनों को अलग करने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की, बट नहीं कर पाए। क्योंकि शायद वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इंदौर टॉक बनना था। तो वही हुआ, शुरुआत 13 में हुई। उसके बाद हम, ठीक है, 13 में मैंने जॉब छोड़ दिया, तो मैंने उससे भी पूछा था कि चल करते हैं अपन साथ में कुछ। तो बोलते ना कि वो भोपाल का था बेसिकली, तो भोपाल से इंदौर शिफ्ट हुआ था। तो एक उसका था, नहीं अभी मैं थोड़ा सीखूंगा। वो उसने हालांकि जॉब नहीं छोड़ी, और हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दिया। अब 13 से 17 तक, 17 में फिर हमारे दिमाग में, जो कि इसके पहले हमने उसका इंदौर टॉक का नाम सोचा था इंदौर 360 डिग्री, क्योंकि हमारी फर्म का, कंपनी का नाम MP 360 डिग्री है। तो हमने सोचा था इसको इंदौर 360 डिग्री कर दें।
तो एक नए प्रोडक्ट पे काम करना था उस टाइम। तो एज सच कुछ आज जितने इंस्टाग्राम हैंडल हैं या आज जितने पेजेस हैं ऐसा कुछ होता नहीं था। तो आइडिया है कि यार अब इंदौर टॉक को शुरू करने के पहले इंदौर टॉक 360 डिग्री पे अगर काम करना है तो कोई एक डेडिकेटेड ऐसा बंदा चाहिए जो कंटेंट की समझ रखता हो। और सबसे बड़ी बात थी कि उनको वीडियो का काम आना चाहिए, क्योंकि वीडियो कोई करता ही नहीं है। वीडियो एक बहुत टफ जॉब होती है। तो मैंने उससे बोला कि भाई मत आ डिजिटल में, ये काम नहीं करना, क्योंकि उसका मोटिव कंटेंट था। मुझे बोले कोई पोस्ट और डिज़ाइन वाइन ऐसा कुछ नहीं करना है। तो मैंने अपन एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं। तो बताया, आइडिया डिस्कस हुआ, उसको समझ में आई। तो बस वहीं से फिर उसका यहाँ आना हुआ। अब आना हुआ तो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई कि यार ये सोचा है इंदौर 360, तो यार इसमें बोले क्या करना चाहिए अपने को। तो मैंने यार पहले उसने पूछा कि इस प्रोडक्ट को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो मैंने हमें इंदौर से बात करना है, इंदौर को हमारी वो सारी चीज़ें पहुँचाना है जो हम सोचते हैं या लोग सोचते हैं इंदौर के बारे में। तो बोले इसका नाम फिर जब बातें ही करना है तो इंदौर 360 की जगह इंदौर टॉक कर देते हैं। तो बस वहीं से ये इंदौर टॉक का आइडिया आया और फिर हम उसको लगातार एग्जीक्यूट करते गए। वो वन मैन आर्मी के तौर पे उसने 3-4 साल पूरा इंदौर टॉक चलाया। वही शूट, वही एडिट और वही ऑन स्क्रीन भी होता था। अगर वो ऑन स्क्रीन है तो मैं कैमरा चलाता था, और अगर वो कर रहा है तो वो सब कुछ फिर मैनेज कर लेता था। तो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज इंदौर टॉक को बनाने में और हमेशा रहेगा। तो ये एक जर्नी है। हाँ, तो उससे इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि एक फ्रेंड का किसी की भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से हो। एक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हमने फादर के पापा की लाइफ में भी देखा कि एक राजू अंकल ने उनके जो बिजनेस दिया है, आज पापा उनकी वजह से एक सक्सेसफुल हुए हम आज हैं। जो भी हैं वो उस बोलते हैं ना, वो चेंज नहीं होता तो आज शायद इंदौर टॉक होता नहीं होता, मुझे नहीं पता। तो जब उन्होंने, राजू अंकल ने पापा को नहीं बोला होता कि तुम अपनी केबल अपने एरिया में आप ही चलाओ, मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, तो अगर वो उन्होंने नहीं दी होती तो आज हम शायद ये जो भी कर पा रहे हो नहीं कर पाते। तो इसलिए फ्रेंड्स की हमेशा से मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने को ही हमें मिलता है। जैसे कोई ना कोई हमें कुछ चीज़ें दिखाता है या सिखाता है, जो हम देखते हैं कि अब जैसे अगर होते शायद सनील भैया है भी वैसे, और अगर वैसे वो हम देखते थे कि वो ऑन स्क्रीन थे और एक इंदौर टॉक के फेस थे, और वो होते तो ऑन स्क्रीन वही होते और शायद आप ऑन स्क्रीन आते भी ना। तो ये ऑन स्क्रीन आने का आपने या पॉडकास्ट करने का कैसे माइंड में आया, और आगे चल के आपके क्या थॉट्स है, और जो आप इंदौर सिटी को या इंदौर के लोगों को बताना चाह रहे हैं अपने ऑन कैमरा में आने के पास में, क्योंकि आपके थॉट्स आपके अंदर ही रह जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते थे इंदौर के लिए या करते हैं इंदौर के लिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप दिखाना चाहते हैं ऑन स्क्रीन पर नहीं दिखा पाते हम, क्योंकि हम बैक एंड पे काम करते थे हमेशा और बैक स्क्रीन रहते थे। अब जब ऑन स्क्रीन आ गए हैं आप, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंदौर को बताना चाहते हैं और करना चाहते हैं? ऑन स्क्रीन आने का जो सिलसिला, मतलब मैं बोलूँगा ऑन स्क्रीन क्यों आया मैं, वो सबसे पहला पॉइंट तो एक तुम ही ने बता दिया कि जो थॉट्स हमारे अंदर हैं वो हम तभी एक्सप्रेस कर पाएंगे जब हम वो खुद बोल रहे हैं। अभी तक होता क्या था, क्योंकि हम देख रहे हैं, और मैं तो पर्टिकुलरली उस चीज़ से बहुत परेशान भी हूँ कि आज की जो जनरेशन है या आज के जो यूथ है या जो हमारी इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं, उनमें पेशेंस ही नहीं है। आज जैसे मैंने एक ही जगह 6 साल जॉब किया, क्यों किया? क्योंकि मुझे सीखना था। हालांकि मेरी कोई फाइनेंशियल ग्रोथ उतनी नहीं थी वहाँ पर। मैंने 5,000 पे ज्वाइन किया था और 10,000 पे छोड़ा, बस इतनी ग्रोथ हुई थी 6 साल में अगर बोलो तो। लेकिन मैंने ज्वाइन किया एज अ कंट्रोल रूम ऑपरेटर, मैं उन 6 लोगों में से एक था। लेकिन जब मैंने छोड़ा तो मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर था, मेरे अंडर पूरा MPCG था और 16 सेंटर्स थे। अब जो लोग कि हर उस 16 सेंटर में 6-6 लोग काम करते थे। तो वो जो मुझे कंपनी से मिला, वो जो फ्रीडम मिली, और उसमें मैं थैंक यू बोलूँगा हमारे तरुण सर का, हरीश सर का, जिन्होंने मुझे कभी रोका ही नहीं किसी चीज़ के लिए। तो उन्होंने हर कुछ वो करने दिया, क्योंकि उन्हें पता था मैं जो कर रहा हूँ अच्छे के लिए कर रहा हूँ। तो वो था कि करना तो आता था। अब हुआ क्या, जर्नी देख ही रहे हो आप, जब से सनील गया है तो उसके बाद फिर एक एक करके वो सारे लोग भी हमें छोड़ते गए जो जिनके साथ हमने इस चीज़ को शुरू किया था। अब शुरू किया तो भाई अब इंदौर टॉक को उस लेवल पे मैं देखता हूँ कि यार ये नेक्स्ट है। और इंदौर टॉक से मेरा मतलब एक चैनल नहीं है, मुझे इंदौर टॉक को इंदौर का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया हाउस बनाना है।
इसलिए अब हम इसको एज अ इंदौर टॉक मीडिया नेटवर्क बोलते हैं। और लास्ट जब हमारे 5 साल कंप्लीट हुए थे तो तुमने भी देखे हैं कि हमने 5 नए वर्टिकल शुरू कर दिए हैं, जिसमें हमारा इवेंट वर्टिकल है, एकेडमी है, प्रोडक्शन है, रियलिटी है, PR डिजिटल है। तो ये जो वर्टिकल है ये सब मिल के इस पूरे हाउस को कंप्लीट कर रहे हैं। और ये वर्टिकल सिर्फ नाम के लिए मैंने शुरू नहीं किए, इसमें बहुत कुछ हम करने भी लगे हैं। लेकिन ठीक है, शुरुआत छोटे से ही होगी, क्योंकि हमारे पास वो बैकएंड पे उतना सपोर्ट नहीं है, उतनी रिसोर्सेज नहीं है। 4 बॉयज़ हैं तो पैसे तो है नहीं ज़्यादा हमारे पास खर्च करने के लिए, हमारे पास नहीं है, लेकिन फैमिली के पास है। लेकिन फैमिली हमारी मेंटालिटी नहीं समझती है, क्योंकि फैमिली हमारी बिजनेस ड्रिवन नहीं है, मतलब उन्हें बिजनेस नहीं समझ में आता। ट्रेडिशनल मतलब बिजनेसमैन है ही नहीं ना हम लोग, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो क्या होता है कि जब इतनी गैप होती है तो अच्छा यही होता है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते चलो, क्योंकि डेस्टिनी में बिलीव रखो तो वो पहुंचा देगी आपको। लेकिन अब 2025 जो आ रहा है उसमें मैंने सोचा कि अब बड़ा कुछ करना है तो यार ऐसे पीछे मतलब बोलते हैं ना वो 12th मैन बन के तो काम नहीं होगा, अब उसके लिए लीड करना पड़ेगा और मैदान में आना ही पड़ेगा। अब वो मैदान में आने का जो सिलसिला शुरू हुआ जब 2022 में मैंने एक सर्जरी से निकला, और वो सर्जरी मतलब बड़ी बोलेंगे कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया उसने, लेकिन पेन भी था, हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये सोचने का मौका मुझे उस 16 घंटे में मिला, मतलब वो टोटल जो सर्जरी थी वो करीब करीब 2 सीटिंग में पूरी हुई है, एक 16 घंटे और एक 14 घंटे। तो जब 16 घंटे मेरे पास कुछ था ही नहीं करने को, मैं लेटा था, बस सोच रहा था कि क्या करें, अभी इस चैनल को कैसे कोई चलाएगा। तो वहीं से वो थॉट डेवलप हुआ कि यार अब तुम्हें ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो हमारे अंदर है वो हम ही को एक्सप्रेस करना आता है, जो हमारे आइडियाज़ हैं उनका एग्जीक्यूशन भी हमारे ही पास है, और जो हम इंदौर के लिए सोचते हैं और फील रखते हैं वो कोई दूसरा रखते हैं, लेकिन वो नहीं उतना इंटेंसली नहीं कर पाएंगे, और कई बार तो फीलिंग होती भी नहीं है। आज लोगों के लिए फीलिंग नहीं है तो सिटी के लिए तो क्या ही होगी, लेकिन हमारे अंदर वो है। तो बस वो जो हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम जो 16 घंटे सोचा, उसके बाद समझ में आया कि नहीं यार अब कुछ करना पड़ेगा। तो ठीक है, एक चीज़ से तो कॉन्फिडेंस गेन कर लिया कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तो अपने एक लुक्स में कॉन्फिडेंस जो भी आना चाहिए आ गया। अब बात आती है सेकंड वही बोलने की, ऑन स्क्रीन कभी नहीं आए, तो बोलना आता नहीं था, क्या इंट्रोवर्ट थे। तो पिछले 6 महीने या 8 महीने से मैंने क्या किया, मैं अपने आप से बातें करने लगा था कि भाई अपने को करना है, अब ये करना है। तो यहीं से जो दिमाग में जो मैंने पॉडकास्ट में जो 5 वर्ड्स बोले थे उसमें से एक वर्ड था मैनिफेस्टेशन, जो मुझे बहुत देर में समझ में आया, और वो मुझे भी नहीं पता क्यों समझ में आया, कहाँ से वो वर्ड मेरी लाइफ में आ गया, कहाँ से मैं ये सब चीज़ें करने लगा। और मैं देन अगेन थैंक यू फिर उसी को बोलूँगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो करवा रहा है सब मुझसे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो ऑन स्क्रीन आने का मेरा जो सपोर्ट सिस्टम रहा वो वही रहा, सनील ही रहा, कि मैं हमेशा से मानता हूँ वो है। तो बस आ गए और अब पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसके बाद और भी कई सारी सीरीज़ हैं। तो ऑन स्क्रीन तो अभी बहुत कुछ काम अब शुरू किया है, जैसे इंदौर टॉक में तो हमने बहुत सारा काम कर लिया है, लेकिन ऑन स्क्रीन तो अब शुरुआत हुई है। लेकिन अभी जो शुरुआत हुई है इसमें वो चीज़ होंगी जो शायद इंदौर के कंटेंट क्रिएटर, पहली बात तो इंदौर में कोई कंटेंट क्रिएटर मुझे ऐसे ज़्यादा मिलते नहीं हैं जो कंटेंट पे काम कर रहे हो। तो मेरा एक थॉट ये भी है कि हमें मिलके एक इंदौर में कंटेंट इंडस्ट्री बनाना चाहिए, और उसके लिए हम बिल्कुल जी जान से काम करेंगे और बनाएंगे। तो मोटिव यही था कि चलो अपन ही पहले एक एग्जाम्पल बनते हैं, बोलते हैं ना लीड बाय द एग्जाम्पल। तो मैंने बोला चलो आ ही जाते हैं ऑन स्क्रीन, ठीक है जो भी होगा दिखा जाएगा। हर एक स्टोरी के पीछे एक अच्छा स्क्रिप्ट होती है, अच्छे सेटबैक्स होते हैं, अच्छा एंटरटेनमेंट होता है, तो ही एक वो सक्सेसफुल स्टोरी कहलाई जाती है, या बोल सकते हैं बॉलीवुड मूवी सक्सेसफुल हो पाती है। तो अपनी मैं बात करूँ तो अपनी इंदौर टॉक की लाइफ में स्क्रिप्ट में भी जो अभी लिखा रही है, आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एपिसोड्स आप उसकी चीज़ें के लिखाएंगे वहाँ स्क्रिप्ट में। तो अपने शुरुआत की सब चीज़ें तो अभी हमने देखी, बट एक सेटबैक आया था, जो एक कोविड का सेटबैक आया था जहाँ पे सनील भी हमसे दूर हुए। अब उसमें वो सेटबैक में जो एक लाइफ थी आपकी पर्सनल लाइफ, बहुत बोल सकते हो कि डेविएट हुई थी, जो एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल लाइफ में बहुत डिफरेंसेस आ चुके होते, और एक इंदौर टॉक के जैसे आप आधार स्तंभ हो और उसको आगे ले जाना, क्योंकि जब तक माइंड प्रिपेयर नहीं होता तब तक हम किसी भी चीज़ को आगे बढ़ा नहीं सकते या आगे नहीं लगा सकते। शायद मुझे भी नहीं पता है कि वो पर्सनल किस फेज से आप गुजर रहे थे, क्योंकि एक दोस्त को खोना बहुत मुश्किल था, टास्क था वो। तो
वो आपकी पर्सनल लाइफ वो 1-1.5 साल में जो ना ही वो हम प्रोफेशनल में फुली कंसंट्रेट कर पा रहे थे, ना ही हम पर्सनल पे कंसंट्रेट कर पा रहे थे। शायद आप बताना चाहो तो फैंस को कि वो क्या चीज़ें रही थी और इससे ओवरकम कैसे आए। वो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स है या अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, बट अच्छा कुछ होता है कि चलता नहीं है या कुछ हो जाता है तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो वो अपने चीज़ों से डेविएट हो जाते हैं या उनके लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिससे वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो आप उस चीज़ से ओवरकम आके अब इंदौर टॉक को और आगे तक ले जा रहे हो, तो उनके लिए भी वो मोटिव रहेगा और देखने के लिए, समझने के लिए उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ रहेगी कि वो उससे ओवरकम कैसे हो। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया, तो कैसा है ना कि 2012-13 में जब हम दोनों मिले और 2021 तक, मतलब आप एक बहुत लंबा टाइम हो गया था वो 7-8 साल बोले तो 365 दिन जो हम साथ में रहते थे, मतलब हम सिर्फ घर सोने ही जाते थे, संडे भी हमारा साथ में ही होता था, फैमिली टाइम, सेलिब्रेशन, सब कुछ साथ में होता था। तो 7-8 साल आप एक ऐसे बॉन्डिंग में रहे जिसमें 24 घंटे ही लगभग साथ में रह रहे हैं और एक दिन आपको पता पड़ता है कि अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो वो बहुत बड़ा सेटबैक तो था कि यार ये कैसे हो गया और ये क्यों हो गया और ये किस लिए हुआ, तो उससे निकल पाना बहुत टफ था। आज भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि क्योंकि एक तो कैसा है ना कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उसका नाम कोई ना लेता हो, क्योंकि बोलते हैं ना, इसीलिए मैं उस चीज़ को अवॉइड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं याद नहीं करूँगा तो कोई याद दिलाएगा उस चीज़ को, और वो हमारे वीडियोस में, हमारे कंटेंट में वो इतना रचा बसा है। मतलब बोलते हैं ना, अब इंदौर टॉक की अगर सोल ही वही है तो आत्मा को आप कैसे अलग कर सकते हो। इंदौर टॉक तो जीवित है ना, अब इंदौर टॉक से आप आत्मा को अलग ही नहीं कर सकते हो। तो वही था कि हर कोई हर दिन आज भी लोग याद तो दिलाते ही हैं। और कैसा हो गया ना कि मैंने सुना था ऐसा कि कोई चीज़ आपके बोलते हैं ना दिमाग में छप जाती है, तो वैसे ही उसका नाम मेरे दिमाग में छप गया है। तो पहले ये था कि उसको मैंने अपनी वीकनेस मान लिया था कि भाई अब ये चला गया तो कैसे चलेगी अब इंदौर टॉक, क्योंकि भाई फेस भी वही, एडिटिंग भी वही, वो पूरा मतलब कोर हमारा कंटेंट था। सेल्स में तो हम थे ही नहीं, जब प्रोडक्ट तो हम बना ही रहते हैं ना, और एक प्रोडक्ट जब बनता है तो उसको बनाने वाला ही एक दिन आपको पता पड़ता है गायब हो गया, है ही नहीं इस दुनिया में, तो वो आपको फिर फ्यूचर अंधकार में दिखता है जी। और इंदौर टॉक हमारे लिए एक प्रोडक्ट नहीं है, वो हमारी फीलिंग्स है, हमारे इमोशंस हैं। तो यही था कि अब यार ये चला गया तो अब कैसे चलेगा इंदौर टॉक। अब उसके बाद अच्छा हुआ क्या कि जो सेकंड लाइन थी हम लोगों ने तैयार करी थी, या ठीक है वो मेरे कारण बहुत सारे कियोस्क हुए ऑफिस में, और क्या होता है ना जब आपका दिमाग संतुलित नहीं होता है तो आप कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हो जो शायद आपको नहीं करना थी। पर उस चीज़ में मैं बोलूँगा कि मेरे कभी भी इंटेंशन बुरे नहीं थे, मेरे तरीके बुरे हो सकते हैं, और वो उस फेज़ में क्योंकि मुझे नहीं पता किसने क्या खोया, और मैं उसका जस्टिफिकेशन किसी से लेना भी नहीं चाहता हूँ और देना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैंने जो खोया है वो शायद ही कोई समझ पाएगा, क्योंकि किसी के लिए वो एक इंसान होगा, किसी के लिए वो एक दोस्त होगा, किसी के लिए पेरेंट्स के लिए उनका वो बेटा था, लेकिन मेरे लिए तो वो पता ही नहीं क्या था, मुझे भी आज तक समझ नहीं आया। मतलब कई बार तो तुमने भी बोला है कि यार मैं तुम्हारा रियल ब्रदर हूँ लेकिन तुम प्यार ज़्यादा उसको करते हो, तो ऐसा होता था। एक जैसे कपड़े पहनते थे हम, बट ऑब्वियस कई सारी हमारी आज भी टी शर्ट्स हैं जो हम लोगों ने साथ में एक जैसी खरीदी थी, और दिन भर साथ में रहना, दिन भर बातें करना, तो वो कभी भी निकल नहीं पाई चीज़ें से, और आज भी नहीं निकलती और निकलेंगी भी नहीं कभी, मुझे पता है। तो क्या हुआ, वो हिम्मत भी वहीं से आई कि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि आप किसको ढूंढते रहते हो, तो मैं तो अपने दोस्त को ढूंढता हूँ। तो बोले दोस्त को मत ढूंढो, वो दोस्त आपका आपके अंदर ही है, अगर आप ऐसा मानते हो तो मैंने बोला ऐसा होता है क्या। पर फिर कुछ मेडिटेशंस किए, कुछ चीज़ें पढ़ना शुरू की, कुछ थोड़ा सा ऐसी चीज़ें की जो शायद मैं कभी नहीं करता, मैंने सोची, फिर उन पर थोड़ा काम किया, और उस बोलते हैं ना जो सेल्फ बिलीव या पॉजिटिव माइंडसेट, फिर वो चीज़ें अंदर आती गई और उस पर काम करना शुरू किया। फिर एक गाना मुझे पता, वो मतलब मैं अभी तक जितनी भी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही मुझे नहीं पता क्यों हो रही हैं, बस होती जा रही हैं, क्योंकि मैं जैसा बोला कि इंटेंशन मेरे आज भी वैसे ही प्योर हैं। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इस सिटी के लिए इस प्रोडक्ट को बनाना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए इस बिज़नेस को खड़ा करना है कि हमारी जो जनरेशन है वो उनको कुछ तो मिले। ठीक है, नो डाउट हमारे पापा मम्मी ने हमको सब कुछ दिया है,
आज वो सपोर्ट भी करते हैं हर चीज़ में। लेकिन फिर भी हमारी लाइफ से कुछ तो मिसिंग है आज भी। अगर वो एक्स फैक्टर हमारी लाइफ में आज जुड़ जाए तो मैं बता रहा हूँ कि हमारी ग्रोथ अभी 10x का मैं 20x कर दूंगा, पर वो मिसिंग है और वो हर कोई नहीं समझ पाता है। वो बिजनेस फैमिलीज़ का एक सेटअप होता है, वो समझ पाते हैं। तो हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को कुछ देना चाहते हैं, और वो हमारी ही नहीं, हमारी टीम में जितने भी लोग हैं सबके लिए कुछ ना कुछ उसमें है। तो थॉट वही था। तो बट ऑब्वियस सेटबैक तो हुआ था, लेकिन फिर क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी हाँ, लोगों को पता चला। हाँ, आपका इंदौर टॉक के बारे में भी यूजर्स को, फैंस को हाँ, पता तो ये चला। होता है कि हम बात कुछ और कर रहे हैं और बात कुछ और होती है। नहीं, मैं उसको मोड़ पे दूसरे ले जाना चाहूँगा कि प्रोफेशनल भी चीज़ें पता चली फैंस को, और इंदौर टॉक के बारे में भी अब बहुत सारी चीज़ें वो जान चुके हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि जो आशीष तिवारी, जो भाई है, बड़े भाई है, जो मैं देखता हूँ कि 12 से 15 घंटे काम करते हैं, सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक ऑफिस में बैठ के काम करते हैं और इंदौर टॉक को जीते हैं एक तरीके से। तो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है फैमिली का, तो होता ही है। उसके अलावा सबसे बड़ा सपोर्ट होता है भाभी का, आपकी वाइफ का। तो उनसे कैसे डील करते हैं, और वो आपके लिए क्या रखते हैं और क्या है सोचते हैं कि वो आपके लिए कैसे पिलर के तौर पे आपको सक्सेसफुल और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं? अब ये तो तुम्हें पता है कि जब से शादी हुई है, 2011 में शादी हुई और 13 में हमने बिज़नेस शुरू कर दिया, तो स्ट्रगल तो हमारी तब से ही चल रही है। और प्रायोरिटी अभी क्या होना है, लाइफ में एक प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ती है, और ऐसा नहीं है कि एकदम ही अवॉइड होती हैं सारी चीज़ें। जब जिसको जितना टाइम देना है मैं देता हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं ना, जो भी मैंने नेक्स्ट जनरेशन की बात की, तो क्या होता है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनाना है, तो बोलते हैं कि एक जनरेशन को खपना होगा। मतलब एक जनरेशन को अपनी सारी वो चीज़ों की कुर्बानी देना पड़ेगी। अब या तो मैं ये सोच लिया यार कि मैं क्यों दूँ, या तो ये सोच लूँ कि चीज़ क्या जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, आपने को क्या ही करना है। तो मेरी लाइफ में वो चीज़ हो नहीं पा रही है, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं। और टचवुड क्या होता है ना, जब देन वही बात हुई कि अगर आप कोशिश कर रहे हो, अगर आपको वो सब पाना है, तो लोग भी आपको वैसे ही मिलते हैं आपकी लाइफ में। मतलब एक होता है ना, जैसे मैंने शुरू से सोच रखा था कि यार नियर बाय में शादी नहीं करनी, अपने को दूर करनी है थोड़ी, ताकि वो जो बोलते हैं ना आना जाना थोड़ा कम हो, तो वो की ठीक है। लाइफ पार्टनर भी वैसी मिली कि समझती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो अब इतने साल होते जा रहे हैं ना, कि लंबा होता जा रहा है टाइम। 13 से शुरू किया तो आज हम 24 में बैठे हैं, 11 साल हो गए। उसके बीच में इतना बड़ा एक बोलेंगे कि एक भूचाल आया लाइफ में, तो कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन बावजूद उसके जब मैंने उसे वो चीज़ समझाई कि मैं क्यों करता हूँ ये सब और क्यों कर रहे हैं हम, तो समझ में आती है और सपोर्ट पूरा मिलता है उस चीज़ में। और कोशिश यही है कि अब 2 साल 3 साल में ये जो चीज़ें इनको थोड़ा सा और एक्सीड करके बढ़ा के थोड़ी और, जैसे अभी पूरा 12 घंटे, तो अब 16 घंटे भी करना पड़ेगा काम, या 18 घंटे भी करना पड़ेगा, तो वो करेंगे। और 2-3 साल में अब सारा कुछ कंप्लीट करके फिर जो चीज़ें मिसिंग हमने जिन से छीन ली हैं, या जिनको टाइम नहीं दिया, या जिनको वो चीज़ देनी होती थी, वो बिल्कुल मैं दूंगा उन्हें। और पापा का इसमें एक एग्जांपल फिर मैं लेना चाहूँगा कि पापा भी जब सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ऑटो चलाते थे, तो पापा ने भी हमको समय नहीं दिया, उनकी वाइफ को समय नहीं दिया। तो क्या हम कंप्लेन कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं, पापा की तारीफ़ ही कर रहे हैं। तो हो सकता है उस टाइम किसी को वो चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि जो बना रहा है उसी को जुनून होता है कि मुझे क्या करना है, तो उसे कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तो वो करता भी है। और फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है 80% मिलता है, लेकिन मिलता तो है। तो बस भाभी, अगर आप ये एपिसोड देख रहे हो तो आपको अभी तक तो आपने भैया का हमेशा साथ दिया है, और चाहूँगा कि 2-3 साल और अच्छे से साथ दे, तो आने वाले जो हमारे समय है, हमारे जो साल है, बहुत अच्छे गुजरेंगे और हम वो ज़िंदगी जी पाएंगे जो आप शायद अभी मिस कर गए हैं या इतने सालों में नहीं जी पाए हैं। वो उन्हीं के भाग्य से और उन्हीं के हमारे अच्छी चीज़ों से वो हम आने वाले समय में वो आपको खुशियाँ दे पाएंगे। तो आगे चलते हैं, और जैसे हम देखते हैं कि इंदौर टॉक का मेन यूएसपी कंटेंट होता है, और हम शुरुआत से हमारा ही मोटिव ये था कि अच्छा कंटेंट क्रिएट किया जाए, जिसमें अपन देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में पॉलिटिक्स और क्राइम का कंटेंट होता है। आप बोल सकते हैं 90% कंटेंट डेडिकेटेड वही होता है,
और जो 10% अब रह जाता है, बट वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है या इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो स्टोरीज़ होती है। और हम हाइपर लोकल की बात करते हैं, इंडो सिटी की बात करते हैं, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया से एक अच्छी जो न्यूज़ रहती है जो किसी के काम की हो, वो शायद नहीं दिख पाती है लोगों को या यूज़र्स को, और वो दिखनी चाहिए पर काम की होती है। वही कंटेंट हमारा होता है जो हम सभी लोगों को दिखाते हैं। बट अभी देखते हैं कि एक वायरलिटी के तौर पे आम जो आप बोल सकते हो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या कंटेंट क्रिएटर्स जो बनना चाह रहे हैं आने वाले समय में, तो वो अपने चीज़ों से अपने व्यूवरशिप के लिए एक ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिससे कहीं ना कहीं उसको मीन कुछ नहीं है, और वो एक एडिक्शन होते जा रहा है हर एक चीज़ का। हम देखते हैं कि कोई भी चाहे वो स्क्रॉल करता रहता 3 घंटे स्क्रॉल कर लिया, उसकी लाइफ में कुछ भी ऐड नहीं हुआ उससे। 3 घंटे के बाद उससे पूछा जाए कि पहली रील आपने कौन सी देखी थी, शायद वो भी याद ना हो। तो ये जो ऐसा कंटेंट भी क्रिएट हो रहा है और एक एडिक्शन होते जा रहा है, उससे बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, पेरेंट्स को समय नहीं दे पाते, बच्चे को समय नहीं दे पाते, वाइफ को समय नहीं दे पाते, 12-12, 10-10, 4-4, 5-5 घंटे हम मोबाइल में लगे रहते हैं। तो वो लाइफ और ये लाइफ को आप कैसे डिफ्रेंशिएट देखते हैं, और क्या उनको एक संदेश देना चाहेंगे कि वो एक अच्छे कंटेंट की तरफ मूव करे और एक क्वालिटी कंटेंट की तरफ मूव करे और अपना समय सही चीज़ के लिए यूज़ करे? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आज की तारीख में। सोशल मीडिया एक्चुअली क्या होता है हमारी इंडिया में, पर्टिकुलरली मैं सोशल मीडिया की गलती नहीं बताऊंगा इसमें। क्या होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी प्लेटफॉर्म एक अच्छे कॉज के लिए बनाया जाता है। अब वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टेक्नोलॉजी को वो कैसे यूज़ कर रहा है। सोशल मीडिया का जो जन्म हुआ था वो एक अच्छे कॉज के लिए हुआ था, वो फालतू का कॉज के लिए नहीं हुआ था। बट प्रॉब्लम क्या है बस कि मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक एंट्री एग्जिट है कि हर कोई उसमें एंट्री नहीं कर सकता है, तो वो वहाँ पर बाउंडेशंस हैं, फिल्टर्स हैं। अब सोशल मीडिया कैसा है, ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसका जो मन आ रहा है वो बना रहा है, जिसका मन जो आ रहा है वो अपलोड कर रहा है। अब मैं तो रिक्वेस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये सारे प्लेटफॉर्म से भी करूँगा कि वो कुछ ऐसे कंटेंट को जब बोलते हैं ना सेंसर कर देते हैं या उसको हटा देते हैं, तो आज के जो मैं जितना सोशल मीडिया देख पा रहा हूँ, आज का तो 70% कंटेंट ही वही भरा पड़ा है। वो क्यों उस पर एक्शन नहीं लेते मुझे नहीं पता। तो क्या हो रहा है ना कि अब ये जो कंटेंट हो गया है ये पॉइजन एक तरह का, ये स्लो पॉइजन अगर सुना हो तो स्लो पॉइजन है ये। और मैं अपना बता दूं तो मैं तो बिल्कुल भी, मेरा भी इंस्टाग्राम आप चेक करोगे तो हार्डली 5-1 मिनट का स्क्रीन टाइम आएगा उस पर, क्योंकि मैंने उस पर सब पे वो लगा रखे हैं। और कोशिश में मैं तो ये भी हूँ कि अगले 1-2 साल में मैं स्मार्टफोन ही छोड़ दूंगा, मैं कीपैड फ़ोन पे आ जाऊंगा। और आप देखेंगे कि बहुत सी कंट्रीज़ में बाहर ये होने लगा है, लोग कीपैड फ़ोन पे वापस आ गए। क्योंकि हो क्या रहा है, सोशल मीडिया ने आपकी पेशेंस लेवल को इतना ख़त्म कर दिया है कि आप कहीं भी टिक ही नहीं पा रहे हैं। और वो आप देखोगे हर जगह अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है कि लोग एक कैरियर में नहीं टिकना पा रहे हैं, लोग एक रिलेशनशिप में नहीं टिकते हैं, लोग की चॉइसेस इतनी रैंडम बदल रही हैं, वो लॉयल्टी नहीं बची। अब वो चाहे लॉयल्टी किसी ब्रांड के लिए हो, किसी कंपनी के लिए हो, किसी प्रोडक्ट के लिए हो, या अपनी कई बार फैमिली के भी नहीं बच पाती है। तो सोशल मीडिया बना एक अच्छे कॉज के लिए था, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, लेकिन जो पर्टिकुलरली इंडिया में जो लोग हैं उन्होंने उसका मिसयूज़ करना चालू कर दिया। क्योंकि सबको वायरलिटी चाहिए, सबको लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, और अब तो उससे भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपके जैसे हज़ारों लाखों लोग उस चीज़ को करने में लगे हुए हैं। तो आप क्या ही कर रहे हो? तो ये आपको सोचना है कि आप क्यों अननेसेसरी उस चीज़ में अपना टाइम ख़राब कर रहे हो। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्योंकि हम तो सॉल्यूशंस पे काम करते हैं, हमें प्रॉब्लम तो दिखती है। जैसे ऑफिस में भी हम बोलते हैं कि यार डोंट वर्क ऑन प्रॉब्लम, वर्क ऑन सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम तो है, जब भी तो हम काम कर रहे हैं, तो हमको सॉल्यूशंस पे काम करना है। तो इसलिए हमने हमारी खुद की एप्लीकेशन ही बना ली कि भाई वो इंदौर टॉक ऐप के नाम से है। और बहुत लोगों के, और ये बहुत एक अच्छी बात है कि अभी 2 दिन पहले ही हमारे 5000 रजिस्टर यूज़र्स हो गए। और उस एरा में जब आज की तारीख में इंस्टाग्राम पे लगभग 3 महीने में 500 फॉलोअर गेन करना भी मुश्किल हो रहा है, या 500 लाइक लाना भी फेसबुक पेज पे मुश्किल हो रहा है, या सब्सक्राइबर भी लाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमें ये अच्छा लगा कि 3 महीने में हमारे 5000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र हो गए, जिन्होंने ऐप को डाउनलोड किया, बाकायदा उसमें जो फॉर्म है उसको भरा और रजिस्टर किया।
तो मुझे यहाँ से समझ में आता है कि यार लोग अब फेडअप हो गए हैं सोशल मीडिया से, फेसबुक इंस्टाग्राम से वो भी फेडअप हो गए। और अच्छी बात क्या है कि हमारी ऑडियंस भी वही है। हमें वो लोग चाहिए ही नहीं अपने प्लेटफॉर्म पे जिनको अपना टाइम ख़राब करना है या जिनको अपनी क्रिएटिविटी किल करना है, हमें वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जैसा हमने हमारा प्लेटफॉर्म बनाया वैसा हमारा यूज़र बेस भी बनता जा रहा है। और अच्छी बात ये है कि हमारा कंटेंट जो है इन्फोटेनमेंट है, पॉजिटिव कंटेंट है। इस कारण जो लोगों को मिसिंग हो रही थी ना चीज़ें, जैसे आपने बताया कि मेन स्ट्रीम मीडिया का कंटेंट पॉलिटिकल होता है, क्राइम होता है, तो जो वो कंटेंट होता है ना एक्चुअली वो पास्ट होता है सबका, कि जो घटना घट चुकी है वो उसी की रिपोर्टिंग है, वो रिपोर्टिंग होती है। तो अब जो घट चुकी है उससे तो मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं होनी है। और उसको देखने वाले मुश्किल से अब तो 10 से 15% ही बचे। अब जो 85% ऑडियंस है जिनको कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ जाए? तो उन्हीं को ध्यान में रख के हमने हमारा ये प्लेटफॉर्म बनाया था। और इंदौर अब जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आज कितना बड़ा हो गया, जो मैं पिछले पॉडकास्ट से कर रहा हूँ, तो रियल एस्टेट की ग्रोथ के हिसाब से हम लोग कितना एरिया वाइज बढ़ चुके हैं। अब जो लोग इंदौर आ रहे हैं उनको क्या चाहिए? उनको रोटी, कपड़ा, मकान के बाद जो सबसे बड़ी नीड होगी ना, वो होगी इन्फॉर्मेशन की। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी उनको? वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उनको इंदौर टॉक ऐप पे। इसीलिए हमने उस ऐप का निर्माण किया। और लोगों को लग रहा होगा ये कि यार ये क्या बना डाला, क्यों बना डाला, लेकिन मैं बता दूँ, जैसे फेसबुक कभी किसी ने नहीं सोचा था, इंस्टाग्राम कभी किसी ने नहीं सोचा था, वैसे इंदौर टॉक भी आया है। और ये आया है और ये लोगों की लाइफ में वो वैल्यू ऐड करेगा जो शायद सोशल मीडिया एक्सट्रैक्ट कर रहा है। जो नेगेटिविटी सोशल मीडिया आप दे रहा है, सोशल मीडिया नहीं दे रहा है, जो कंटेंट उस पर अपलोड हो रहा है वो दे रहा है। तो भाई वो तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें कंट्रोल रखना है, तो हमें अच्छा कंटेंट दिखाना है, तो हमने हमारा अलग प्लेटफॉर्म बना लिया। हाँ, उसमें एक चीज़ और ये हो रही थी कि एल्गोरिथम क्यों डिसाइड करेगा कि यार आपका कंटेंट अच्छा है कि बुरा है? लेट द यूजर्स डिसाइड, लेट द फॉलोअर डिसाइड। वो हमें मिल नहीं रही, कंटेंट की रीच फालतू कंटेंट पे ज़्यादा आती है। तो फिर नीड लगी हमने और हमारा वो प्लेटफॉर्म बना लिया। और अब उसी को 2025 में हम इंटेंसीफाई करने वाले हैं। और हमारे इस साल का टारगेट है कि लगभग 5,000 तो अभी हो चुके हैं। अब उन 5,000 को हम लोग 5 लाख कर देंगे इस साल में, कि हमारे 5 लाख रजिस्टर्ड यूज़र्स होंगे। और खुशी की बात यह है कि इतना बड़ा यूज़र बेस इंदौर में किसी भी मीडिया हाउस के पास नहीं है। और ये हम करके बताएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो जो सोचा है वो आज तक किया है। और सोचने के लिए नहीं सोचते हम लोग करने के लिए सोचते हैं। एक चीज़ और देखते हैं हम कि हम चीज़ें देखते हैं कि यूज़र हर चीज़ अपनी पसंद की चीज़ें करता है। चाहे वो अगर उसको देखना हो कंटेंट, तो वो OTT पे अपनी पसंद का कंटेंट देखता है। गूगल पे कुछ एक्टिविटी या बिजनेस से सर्च करना है तो अपनी पसंद से कीवर्ड से सर्च करता है। यूट्यूब पे वीडियोस अपनी पसंद के दिखता है। बट अब बात की जाए ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो वो यूज़र को जो दिखाया जाता है शायद वो कंटेंट देखता है, और वो देखना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि आजकल कंटेंट इतना अपलोड हो रहा है। और जब वो शायद अभी भी ऐसा भी हो गया है कि हम अगर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और अननेसेसरी का ऐसा वल्गर कंटेंट आ जाता है जो हम साथ में कलेक्टिवली देख भी नहीं पाते। तो कंटेंट ही इतना अपलोड हो रहा है। और वही एक डिफरेंस है जो शायद इंदौर टॉक को एक सोशल मीडिया से अलग बनाती है। मैं उसमें बोलूँगा, वो आप कंटेंट की बात कर रहे हो, कंटेंट नहीं, वो कंटेंट में नो डाउट जो अच्छा बना रहे हैं उनके लिए तो कंटेंट वर्ड ही यूज़ करूँगा। वो कचरा अपलोड हो रहा है, वो कंटेंट थोड़ी अपलोड हो रहा है, वो कचरा अपलोड हो रहा है। जो कंटेंट बना रहे हैं मैं उनको छोड़ रहा हूँ, हाँ, कि वो वाकई जेन्युइन कंटेंट है। लेकिन 100% में से आप बोलोगे तो 30% कंटेंट है, 70% कचरा है। वो व्यूवरशिप के लिए नहीं बनाते, वो एक्चुअल में किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाते हैं या किसी के अच्छे के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे करते हैं। अब अच्छा, एक हो क्या रहा है, लेकिन वो जो 70% कचरा है ना, हाँ, वो कचरा भी आपकी फीड में तो आएगा ही। उसके लिए आपके पास कोई चेक नहीं है। जैसे मैं अभी किसी को बता रहा था कि आप एक तो सोशल मीडिया पे जब या फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्यों जाते हो, तो बोले नहीं पता। मतलब आप टीवी पे कोई न्यूज़ चैनल देखते हो तो न्यूज़ चैनल पे जाते होगे, ऐसा तो नहीं है कि न्यूज़ देखना है तो मूवी चैनल पे चले जाते होगे। तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो मतलब आप सोशल मीडिया पे क्यों जा रहे हो फिर? सोशल मीडिया पे अब तो आपके दोस्तों के भी अपडेट आपको नहीं दिखते हैं। मतलब आपको दिखता है सजेस्टेड कंटेंट, आपको दिखता है एडवर्टीजमेंट, या तो वो कंटेंट जिसके लिए आप सोशल मीडिया पे आए ही नहीं थे। तो सोशल मीडिया पे पहले तो गए क्यों? और गए तो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे इंदौर की ये नई फूड आउटलेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी या ये नया मिलेगा। तो वो कितने पोस्ट के बाद मिलेगा आपको नहीं पता है कि 100 पोस्ट के बाद मिलेगा, 10 पोस्ट के बाद मिलेगा, 20 के बाद मिलेगा, आपको पता ही नहीं है। नहीं पता। तो एक्चुअली में आप सोशल मीडिया पे आप वो देख रहे हो जो आपको दिखाया जा रहा है।
और वेयरएस अदर मीडिया में क्या होता है कि आप वही देखते हो जो आपको देखना है। हाँ। चाहे रेडियो की बात करें तो आप गाने वही सुनते हो जो आपको सुनना है, या रेडियो चैनल वही सुनता है देखते हो जो सुनना है। टीवी में भी सेम है, लेकिन सोशल मीडिया में अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। तो बट अपने एप्लीकेशन का एडवांटेज ही यूजर्स के लिए यही है कि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फीड्स डिसाइडेड है और वो फीड के अकॉर्डिंग वो कंटेंट कंज्यूम कर तो देखो, सकता है। मैंने बोला ना कि हम लोग सॉल्यूशंस पे काम करने निकले, और फिर मैं वही बता रहा हूँ कि अब 25-30 सालों का एक्सपीरियंस लिया है, तो हम लोग थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं। हम लोगों का उस ऐप से मोटिव है कि लोगों को यूटिलिटी तो मिले, इन्फॉर्मेशन तो मिले, सेम टाइम उनका टाइम भी बचे। कि अगर किसी को फूड कंटेंट देखना है तो भाई वो फूड एंड मोर एंड फीड में ही जाके सीधे देख लेना, उसको क्यों वेट करना पड़ रहा है कि एक कॉमन फीड में सारा कंटेंट आएगा। अगर उसे सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सिटी इन्फो में जाके देख ले, अगर उसे रियलिटी की चीज़ें चाहिए तो वो रियलिटी में जाके देख लें। और अच्छा, अच्छी बात ये है कि हर एक फीड में हम अपना खुद का बनाया हुआ कंटेंट भी अपलोड कर रहे हैं। वेरे जो शहर में नया हो रहा है वो भी उसी में जा रहा है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है। और वो ऐप को तो मैं बोलूँगा वो एक मामूली ऐप नहीं है, वो पावर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो एक हाइब्रिड ऐप है। और मुझे नहीं पता ऐसी कोई ऐप अभी तक बनी भी है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज हम हमारे जितने भी इवेंट्स कर रहे हैं, आज हम जितने भी हमारे प्रमोशंस कर रहे हैं, उसी ऐप पे वो प्रमोट भी हो रहे हैं, उसी ऐप से उनकी टिकट बुकिंग भी हो रही है, और उसी ऐप से किसी को कुछ सर्च करना है तो उन्हें वो भी मिल रहा है। तो ये हमने कुछ अमेजिंग क्रिएट किया है। लोगों को ठीक है समझ आएगा या नहीं आएगा उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको आएगा उन 5000, आज ही मैंने सुबह काउंट देखा था, 5045 यूज़र्स हो चुके हैं। तो 5045 को अगर 3 महीने में समझ में आ गया बिना किसी प्रमोशन के, तो वो अब ये इंदौरियों के हाथ में है और ये इंदौरी ही बताएंगे। जैसे इंदौर टॉक को भी इतने जो लाखों फॉलोअर्स आज हुए, हमने कभी एड्स नहीं रन करे, हमने कभी भी किसी को बोला नहीं इंदौर टॉक को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करो। आज हमारे 8 लाख 10 लाख फॉलोअर्स हो गए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सबको मिला के। तो ये हमारा काम है, और सेम काम हम अपनी ऐप पे भी करने वाले हैं। हाँ, जैसा हम देख ही रहे कि इंदौर अब बहुत ग्रोथ पे बढ़ रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, नए ब्रिजेस बन रहे हैं, नई कॉलोनीज आ रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रांजिशन पीरियड है ये एक तरीके से इंदौर सिटी का देखा जाए तो, कि आप बोल सकते हो पुराने लोग हैं इंदौर में, लेकिन वो कम रहेगा, या 30-40% रहेगा, और 60% नए लोग आ रहे हैं। जो नए लोग आ रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन शायद इंदौर की ना मिले या कंटेंट ना मिले, क्योंकि आज भी इंदौर को देखा जाता है तो जो इंदौर में है वो तो समझ रहा है, बट ग्लोबली अगर कोई सर्च करता है वो पहुँच वाले भी कई कंटेंट दिखता है, बट अब जब तक कंटेंट अच्छा बनेगा नहीं तो उनको दिखेगा कैसे। तो इसलिए शायद इंदौर टॉक है जो हम अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हैं, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो देखे। और एक चीज़ और एड ऑन करना चाहूँगा कि नए जब लोग आ रहे हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन की स्केर्सिटी रहती है कि वो मिलती नहीं है सही इन्फॉर्मेशन। जैसे आप वो गूगल पे सर्च करता है तो साइबर क्राइम्स भी आज बहुत हो रहे हैं कि हेल्पलाइन नंबर और किसी चीज़ का डला हुआ है जिससे साइबर फ्रॉड हो गया। तो वो ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, ऑथेंटिक नंबर्स चेक करने के लिए वो इंदौर टॉक प्लेटफॉर्म है जो उनको सही इन्फॉर्मेशन या सही कॉन्टैक्ट नंबर देता है। तो उसके लिए भी एक एडवांटेज है यूजर्स के लिए जो नए लोग आ रहे हैं कि इंदौर टॉक पे सभी चीज़ मैं इसमें वही एक ऐड करूंगा, नए लोग आ रहे हैं नहीं, जो पुराने हम जैसे भी लोग हैं ना, हमको भी अभी इंदौर पूरा नहीं पता है, क्योंकि इंदौर में इतनी नई नई चीज़ें हो रही डेली। और हमारे काम की मुझे ये इंदौर टॉक इसलिए भी इतना अच्छा लगता है, और इसलिए इससे बोलते हैं ना 12-14 घंटे भी काम करो तो थकान नहीं होती, क्योंकि हर घंटे या हर मिनट हम कुछ नया जानते हैं इंदौर के बारे में। और मैं ये बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं यार क्या इंदौर 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 इंदौर, तो मैं बोलता हूँ यार वर्ल्ड ही हमारा ये है। अब मुझे कोई दूसरे स्टेट में या दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन अगर मेरे प्रॉक्सिमिटी में, मेरे शहर में कुछ हो रहा है तो उससे मुझे फ़र्क पड़ रहा है, तो मुझे तो वही जानना है ना। अच्छा मैं इतनी इन्फॉर्मेशन रख के कर भी क्या लूँगा। मतलब आज मैं बोलता हूँ कि इतना इन्फॉर्मेशन का डेटा हो गया या इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई है कि लोग अब ओवर इन्फॉर्म्ड होते जा रहे हैं, मतलब कन्फ्यूजन्स होते जा रहे हैं। तो जितनी चीज़ें उनको ज़रूरी है हम उतनी चीज़ें ही बताते हैं। क्या होता है कि कई चीज़ें ज़्यादा ओवर एक्सपोज भी नहीं होना चाहिए। जैसे आज आप देखोगे तो इवेंट्स बोल लो या OTT कंटेंट बोल लो या मूवीज़ बोल लो, आज लोग बोर क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि बनी इतनी रही है। OTT पे इतना कंटेंट हो गया कि लोगों को अब समझ ही नहीं आता, कंफ्यूज है वो देखूं क्या मैं। मूवीज़ पहले जहां बहुत महीनों में एक आती थी वो ज़्यादा आने लगी तो लोगों का क्रेज़ ख़त्म होता गया। इवेंट्स पहले जहां सिलेक्टेड होते थे अब ढेरों हो रहे हैं तो लोगों का इवेंट से क्रेज़ ख़त्म होता जा रहा है। तो हर चीज़ का जब भी आप कुछ एक्सेस दोगे तो उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होगा। इसलिए हम शुरू से एक ही फॉर्मेट पे काम करते हैं कि भाई
कैमरा है, सब कुछ है, हम दिन भर में 100 रील बनाए, हमें कौन रोकने वाला है? हम तो अपलोड कर सकते हैं, हम नहीं करते हैं। क्यों? हमें क्यों करना? तो मोटिव वही है कि क्वालिटी कंटेंट देना है, और क्वालिटी लोग उस चीज़ को समझते हैं अच्छी तरह से। अगर फैंस को शॉर्ट ब्रीफ में बताना चाहे कि आप जैसे इंदौर को तो जीते एक तरीके से, तो इंदौर टॉक को भी जी रहे, जैसे अपने हाथ में अपने टैटू भी बना रखा है, लोग अपने फैमिली मेम्बर्स का टैटू बनाते हैं, आपने इंदौर का टैटू बनाया हुआ है अपने हाथ पे, तो आप इंदौर टॉक को कहाँ देखते हैं और इंदौर टॉक से क्या है आपके लिए, इंदौर टॉक क्या मायने रखता है? मायने तो देखो ऐसा है कि इंदौर टॉक इज़ लाइफ फॉर मी। और क्या है ना कि ये इंदौर जो है, इंदौर को बहुत लोग सिटी मानते हैं, बहुत लोग इसे शहर मानते हैं, या बहुत लोग इसे मात्र एक जगह मानते हैं, लेकिन हमारे लिए इंदौर टॉक हमारी लाइफ है, हमारे लिए इंदौर हमारे इमोशंस हैं। और माँ के बाद जैसे हम भारत माँ की भी बात करते हैं, तो हम इस शहर को भी अपनी माँ ही मानते हैं। और इंदौर आज जिस स्टेज पे है, उसको हम जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, मतलब जो उसके नेटिव हैं, जो इंदौर के रहने वाले हैं, जो प्रॉपर इंदौर में बॉर्न हुए हैं, जो इंदौर में जिन्होंने काम किया और जो इंदौर में ही बने। अब हो क्या रहा है कि बहुत से लोग इंदौर के बाहर चले गए अपॉर्चुनिटीज़ देख के या कुछ देख के, लेकिन मेरा मानना था कि यार इंदौर में रह के ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, और वो अपॉर्चुनिटी टचवुड हमें इंदौर टॉक ने दी है। इसलिए इंदौर टॉक मतलब एक दिल के बहुत करीब है हमारे। और इस 2025 में हम कई सारी नई चीज़ें करने वाले हैं। मतलब अभी तक बोलेंगे कि हम पिछले 1.5-2 साल से बहुत शांत बैठे थे। शांत इसलिए बैठे थे कि हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया कि वो हो गया, हमारा जितना हम लोगों ने फेज़ 1 के लिए सब डिसाइड किया था वो कंप्लीट हो गया है। तो 2025 एकदम रॉकिंग होने वाला है, और उसमें इंदौर को 5 वर्टिकल तो हम लोग दे चुके हैं। अब एक्चुअली में उन 5 वर्टिकल को हम प्रॉपर इंटेंस चलाने वाले हैं। जैसा ऐप का है, तो ऐप का इस बार का टारगेट लगभग हमने 2025 में 5 लाख रखा है। इवेंट्स हमारा जो वर्टिकल है, हम लोग गरबा 2 साल से कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल, लोगों को पसंद आ रहा है। न्यू ईयर भी हम लोगों ने किया ही है अभी। तो इवेंट से हमारा टारगेट है कि हर महीने एक क्वालिटी इवेंट मिलेगा इंदौर को। एकेडमी से जो मेरा मानना है कि अब हमें, चूँकि हमारी ऐप में आप देखेंगे तो इतना कंटेंट अपलोड होना है कि हर फील्ड का उसमें कंटेंट है, सब 10-12 इंटरेस्ट हैं वो। तो अब क्रिएटर्स चाहिए। स्कूल्स इंदौर में जितने भी मीडिया, SJM से ये वाले जो कॉलेजेस खुल गए हैं, उनसे अब बच्चे मिल नहीं रहे। तो हम एकेडमी 14 अप्रैल को शुरू कर देंगे सनील के बर्थडे पे। तो उस एकेडमी में हम बच्चों को ट्रेन करेंगे, और वो जो एक कोर्स हम लोग 6 मंथ का लॉन्च करने वाले हैं, वो जो कोर्स होगा वो 100% जॉब गारंटी कोर्स होगा। मतलब आप 6 महीना हमारे साथ काम करिए, हमारे साथ सीखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इंदौर टॉक में बिल्कुल एज अ टीम मेंबर काम कर सकते हैं। राइट। प्रोडक्शन वर्टिकल है हमारा। जैसे आज इंदौर में इवेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं, कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या जो ज़्यादातर काम होता है वेडिंग वाला होता है। अब वेडिंग का जो भी प्रोडक्शन हाउस है, जब वो शूट करता है तो उसे कंटेंट की इतनी समझ नहीं होती है। और चूँकि हम 25 सालों से, पर्टिकुलरली मुझे और हमारे जो पूरा मैनेजमेंट है, पूरी जो टीम है, उसको एक 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया कंटेंट में, तो हम उन इवेंट्स के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। आज अच्छी बात यह है कि इंदौर में जितने बड़े एग्जीबिशंस हो रहे हैं, जितने बड़े भी कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं, सबका प्रोडक्शन इंदौर टॉक मीडिया नेटवर्क करता है। तो उसके लिए हम लोग वो करने वाले हैं। और जो लास्ट है PR डिजिटल, क्योंकि इंदौर अब ग्लोबल हो चुका है, और इंदौर को मैं बोलता हूँ, इंदौर के बिजनेसेस को, या इंदौर में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अगर अपना अब वो जो स्केल बढ़ाना है, तो वो डिजिटल के थ्रू बढ़ेगा, सोशल मीडिया के थ्रू नहीं बढ़ेगा। वो मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया पे तो क्या है, वो सैचुरेशन वाला फील है। इस कारण हमने 1 साल पहले अपना वो जो MP360 का काम पूरा वाइंड अप कर ही दिया है। चलता बिजनेस बंद कर दिया हमने, क्योंकि हमें वहाँ वो पोटेंशियल दिख नहीं रहा था। तो इंदौर टॉक में वो पोटेंशियल है, और इसके आगे भी कहानियाँ और हैं। अभी ये तो एक फ़ेज़ 1 है जो 2025 का प्लान है, और ये करना है। तो मोटा मोटा 2025 में कुल मिला के 5 लाख प्लस यूज़र बेस बना लेंगे हम लोग। साल के 12 अच्छे सिग्नेचर इवेंट IPs क्रिएट कर लेंगे। प्रोडक्शन में हम लोग का टारगेट है कि जितने बड़े इंदौर में अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं सब हमारे थ्रू हों, क्योंकि हमारे पास अब वो हर चीज़ है। हमारे पास प्रमोशन प्लेटफॉर्म है, हमारे पास बुकिंग प्लेटफॉर्म है, हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास टीम वर्क है, हमारे पास आइडियाज़ हैं, हमारे पास एग्जीक्यूशन है। फिर
जो रियलिटी है, रियल स्टेट बढ़ रहा है तो रियल स्टेट को लेके हम एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो रियल स्टेट में काम करेगा, जो बेसिकली इंफॉर्मेशनल होगा। अभी जितने पोर्टल चल रहे हैं वो मोर ओवर लिस्टिंग पोर्टल हैं, प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन हम लोग जो लेके आ रहे हैं हाइब्रिड, वो होगा इंफॉर्मेशन प्लस कंटेंट, दोनों का मिक्स होगा। और पीआर डिजिटल लोगों को फेमस करना ही है तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजी करेंगे। हाँ, इसमें मैं एक तुमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा अब कि हम इतना सारा काम कर रहे हैं इंदौर के लिए, हम इंदौर को इतना कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि इंदौरियों मतलब पर्टिकुलरली बिजनेस से हमें भी मिलता नहीं है कुछ, उनको ट्रस्ट ही नहीं है। उनका ट्रस्ट अभी भी वो जो बाहर से प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उन पे ज़्यादा है। और मैं बोलूँगा ये हमारी परीक्षा है और इस परीक्षा में हम खरे उतरेंगे। हमें पता है क्या होता है ना कि हर वो चीज़ जो नई बनी है उसको लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। और मैं तो बोलता हूँ ये जो चैलेंज, जो ट्रबल जो हमें मिल रहा है ना, ये एक तरह का इंडिकेटर है कि बेटा तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो क्या वो अब तुम्हें तो कितना डीमोटिवेशन होता है जब दिन भर तुम हर जगह ना सुनते हो कि नहीं इंदौर डॉग में एडवर्टीजमेंट करना क्या है, कितनी रीच है, कितने व्यूज़ हैं, क्या है ये, तो हाँ, क्या वो डिमोटिवेशन है? क्लाइंट का पर्सपेक्टिव ये रहता है कि यार आपके इतने फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन हम उनको गाइड करते हैं, समझाते भी कि फॉलोअर्स अब सिर्फ नंबर्स ही रह गए। आप उनके ऑर्गेनिक रीच देखिए, ऑर्गेनिक कंटेंट की व्यूवरशिप देखिए, और फॉलोअर्स आप मुश्किल से मैक्सिमम 10 से 15% ही व्यूवरशिप जाती है, क्योंकि कोई भी यूज़र आपकी प्रोफाइल पे जाके कंटेंट नहीं देखता है। जो उसके टाइमलाइन पे दिख रहा है वो विजिबल होता है फर्स्टली, और सेकेंडली ये बात ये होती है कि जब वो आज तो ये हो गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट के बिना कंटेंट विजिबल ही नहीं होता है। और आपकी ये क्लाइंट की भी ये रहती है कि कहीं ना कहीं वो हर एक कंटेंट का प्रमोशन एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता या एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है। वही हम उसको बताते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया कर रहे हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म पे प्रमोशन एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसका एडवांटेज आपको इंदौर टॉक से ये मिल सकता है कि एक तो हम प्रोडक्शन में अच्छे से हेल्प करते हैं, क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, प्लस व्यूवरशिप कमिट करके देते हैं जो शायद कोई दूसरा प्लेटफॉर्म व्यूवरशिप कमिट करके देता है। और व्यूवरशिप भी एक्चुअल इंदौर के ऑडियंस की रहती है। वो आप मेज़र नहीं कर पाते, या अगर क्लाइंट को भी हम दिखाते हैं, बोलते हैं कि अगर आप स्पेंड कर रहे हैं या पैसा दे रहे हैं आप किसी भी प्लेटफॉर्म को, तो आप उनसे पूछने का या देखने का हक रखते हैं कि व्यूवरशिप मेरी कहाँ से आ रही है, उसके लाइक्स एक्टिव है कि नहीं, उसके सेंड बटन एक्टिव है कि नहीं, और उससे आप एक इन्फॉर्मेशन है आपके माइंड में एजुकेट कर सकते हो या एजुकेट हो सकते हो कि यार मैं जहाँ पैसा या खर्च कर रहा हूँ या जहाँ पैसा स्पेंड कर रहा हूँ वो सही प्लेटफॉर्म के लिए कर रहा हूँ और सही व्यूवरशिप के लिए कर रहा हूँ। तो वही हम उनको अभी एजुकेट कर रहे हैं। कन्वर्जन होते हैं, कुछ क्लाइंट समझ पाते हैं, कुछ क्लाइंट समझते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रहते हैं कि एजुकेट होने के बाद में उनको एक सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक ब्रांड से एक पर्सपेक्टिव होता है, एक परसेप्शन होता है, एक लॉयल्टी होती है हर एक ब्रांड की। फॉर एग्जांपल एक बड़े प्लेटफॉर्म की लॉयल्टी होती है यार कि वो कैसा कंटेंट बना रहा है। अगर वो वल्गर कंटेंट बना रहा है, उसके साथ कोई ब्रांड एसोसिएट होता है तो लोग भी उसके साथ वैसे ही कनेक्ट होंगे और वैसे ही उसकी ब्रांड वैल्यू भी गिरेगी या बढ़ेगी। और वैसे ही इंदौर टॉक की एक ब्रांड वैल्यू है जो अपने साथ में एक ब्रांड वैल्यू कैरी करता है, जो उसके प्लेटफॉर्म पे अगर कोई ब्रांड प्रमोट होता है तो वो एक उसका ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है या ब्रांड ले के साथ चलता है। तो व्यूवरशिप आती है और ऑप्शन भी ये रहता है कि एक थर्ड मीडिया प्लेटफॉर्म उसको मिलता है, जो शायद डिजिटल में बात की जाए तो इंदौर में कोई भी नहीं है। आज बात की जाए तो प्रिंट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, रेडियो इंडस्ट्री में है, बट डिजिटल में होल सोल बात की जाए कि एक कोई मीडिया प्रोडक्शन हाउस है वो शायद इंदौर में अभी नहीं है। तो वो एक इंदौर टॉक हम अच्छे से बोल सकते हैं कि वो एक इंदौर टॉक ही है, जो एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया नेटवर्क कंपनी है जो डिजिटली ऑपरेट करती है। तो सिखाते हैं लोग, अब एजुकेट हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि डिजिटली इतना कोई समझता था नहीं। एक जनरेशन चेंज हो रही है जो समझ रही है अब डिजिटली क्या होता है, तो धीरे धीरे कन्वर्जन हो रहा है। होपफुली और अच्छा होगा, ये पॉडकास्ट के बाद शायद कोई सुन ले और देख ले और समझे। नहीं, ये ज़रूर होगा, क्योंकि कैसा है ना, अब एक सैचुरेशन का टाइम आ गया है और हमने अपना चलता बिजनेस 1 साल पहले अगर वाइंड अप किया है तो कुछ रीजंस की वजह से किया होगा। क्योंकि इंदौर टॉक जब शुरू हुआ फेसबुक था, उसके बाद इंस्टाग्राम, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या मुझे भी नहीं पता है, और ओवर क्राउडेड प्लेटफॉर्म हो गया है।
जब हमने शुरू किया 3 एजेंसी काम करती थी, आज पता नहीं हज़ारों होंगी, लाखों भी होंगी। जैसे मैं हमें नहीं शुरुआत पता। से मैं मार्केटिंग करता ही था, हाँ। तो जब मैं जाता था तो यूज़र या आप क्लाइंट का बोल सकते हो कि माइंडसेट ऐसा रहता था, यार आपका पेज मेरा पेज मैं क्यों दूँ आपको चलाने के लिए। और जब हम 35,000 रुपीज़ मंथली चार्ज करते थे और उनको रिजल्ट्स भी मिलता था कि लगभग वो 35,000 रुपीज़ अगर कोई मंथली स्पेंड कर रहा है तो लगभग 1 से 1.5 लाख का उनको बिजनेस भी रिटर्न में मिलता था। क्योंकि क्वालिटी कंटेंट बनाने वाला शायद भी बहुत कम थे और हम एक अच्छा कंटेंट बनाते थे और यूज़र तक पहुंचता भी था। और पहुंचने के साथ साथ उनको वॉक-इन्स मिलता था और रिटर्न मिलता था उस चीज़ का, इसलिए वो 35,000 मंथली भी देते थे। आज कंपटीशन ऐसा है और कुछ भी वल्गर कंटेंट बन रहा है, अपलोडिंग इतना हो रहा है कंटेंट की, वो विजिबिलिटी ही ख़त्म हो गई है तो सोशल मीडिया की। तो इसलिए हम भी सजेस्ट यही करते हैं, इसलिए अपना मोटिव भी ये था कि अपन ने सोशल मीडिया बंद करा कि जो सोशल मीडिया एजेंसीज या सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं उसकी जगह आप अच्छा कंटेंट बनाए, मंथ का 5 ही कंटेंट बनाए और वह सभी प्रमोट हो, तभी उसकी वैल्यू है। आज सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट बनाने का ही मतलब नहीं होगा कि रोज़ अपडेट करो बस, क्योंकि कोई भी नहीं देखता जाके। आप भी कभी भी किसी की प्रोफाइल पे जाके कंटेंट नहीं देखते इस हो। चीज़ को मैं थोड़ा सा लोगों के लिए और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा एग्जांपल्स पता होते हैं। तो जैसे कोई भी मीडिया, कोई भी ट्रेडिशनल मीडिया की बात करो या कोई भी मीडिया की बात करो, अगर कोई यूज़र यूज़ कर रहा है ना, तो क्या होता है कि जब रेडियो पे ज़्यादा ऐड आते हैं तो आप रेडियो चेंज कर देते हो, चैनल चेंज कर देते हो। जब टीवी पे ज़्यादा आते हैं तो टीवी चेंज कर देते हो। फिर जब अगर कहीं प्रिंट में कोई ज़्यादा ऐड आ रहा है तो हो सकता है वो पन्ने को यूँ पलट देते हो जल्दी। अब सेम वही डिजिटल में हो रहा है कि लोग फुर्री मार देते हैं एकदम कि वो दिखेगा ही नहीं अब आपका कंटेंट। तो आपको जितना एफर्ट डालना है आप डाल लो, आप नहीं पहुंच पाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे। और उसी का सॉल्यूशन हम हमारी ऐप लेके आए हैं, क्योंकि हमें तो पता है, हमें थोड़ा सा एक फ्यूचरिस्टिक विज़न है हमारा, हमको वो भेड़ चाल चलनी नहीं है। और एडवर्टाइज़र्स को भी आज नहीं, ये बात कल समझ में आएगी, परसों समझ में आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। लेकिन क्या है ना, हमारा थोड़ा सा इस चीज़ में एक रिजिडनेस होती है कि हम भी एक अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जब हम उस जगह पर पहुंच चुके होंगे तो हो सकता है उनको वो रिटर्न्स हम ना दे पाएँ या वो ऑफरिंग हम ना दे पाएँ जो अभी हम देने वाले थे। राइट। तो प्लेटफॉर्म बट ऑब्वियस हम लोगों ने बना लिया है और अब इसको प्रमोट करेंगे। तो क्लोजिंग आप करेंगे कि मैं करूँ इस एपिसोड की? कोशिश कर सकते हैं। तो इंदौर टॉक, आप सभी फैंस समझ ही गए होंगे कि इंदौर टॉक कैसे शुरुआत हुई, क्या जर्नी रही, कैसे स्ट्रगल हुआ और आने वाले समय में 2025 में नया क्या कुछ आप देखने वाले हैं, चाहे वो कंटेंट इंडस्ट्री में हो या जो 5 वर्टिकल्स हमने स्टार्ट किया है उसमें हम क्या क्या चीज़ें स्कोप है जो सभी के लिए हम वो काम कर रहे हैं। मोटिव ये है कि हम इंदौर के सिटी को एक ऐसी चीज़ देना चाहते हैं जो शायद अभी तक नहीं हो, और उस फील्ड में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूरत है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि एक अच्छी चीज़ बनाने के लिए समय लगता है और समय के साथ में आप लोगों का, एक घर के लोगों का या परिवार का या सभी लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक अच्छे मिशन पे निकले हैं, कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं इंदौर के लिए और इंदौर के लोगों को लिए, और एक सही चीज़ सही समय पे मिल पाए जिससे वो सही एजुकेट भी हो, और एक जो है ना कि आज वो एडिक्टेड हो रहे हैं, एक सही एक एडिक्शन हो रहा है सोशल से या चीज़ों से या कंटेंट से, वो एक सही चीज़ उसको मिल पाए। तो उस चीज़ के सफ़र में हम आगे निकले हैं, आपका साथ हमेशा रास्ते में सब सहयोग मिलता रहेगा। और अब आशीष सर से बोलना चाहूँगा कि कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट आप दे जो इसको समराइज करें। आपको थोड़ी सी, अतुल की भी एक क्लोजिंग है, ये अतुल की क्लोजिंग में आपने कुछ चीज़ें जान ली। अब मैं थोड़ा सा इसको प्रिसाइजली क्लोज करूँगा, क्योंकि नया साल है, आपके पास भी बहुत सारे काम होंगे नए साल में करने के लिए, बहुत सारी रेजोल्यूशंस आपने भी बनाई होंगी, हम लोगों ने तो बनाई हैं। सो सबसे पहले तो वंस अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इस 2025 की। और रही बात इंदौर टॉक की, तो इंदौर टॉक अब बन चुका है इंदौर टॉक मीडिया नेटवर्क। हमारा अब फुल फोकस है इसको एज अ मीडिया हाउस डेवलप करने पे। चैनल हम लोगों ने डेवलप कर लिया है, हमारा खुद का एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन अब बारी है कुछ बड़ा करने की, इंदौर को कुछ बेहतर देने की। और इसमें बट ऑब्वियस इंदौर का साथ लगेगा, इंदौरियों का साथ लगेगा और हर उस व्यक्ति का साथ लगेगा जो इंदौर अब आ रहा है, इंदौर को अपना घर मानता है, इंदौर को अपना परिवार मानता है। और आपको भी अगर अच्छा कंटेंट देखना है, इंदौर के बारे में सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको इंदौर टॉक ऐप डाउनलोड करना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप तो डाउनलोड करें ही करें, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स सबको इस ऐप के बारे में बताइए।